नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं संजीव तिवारी आपको ज्योग्राफी के टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। हम लोग माउंटेन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग वैली या घाटियाँ पढ़ते हैं। भारत की घाटी या वैली। भारतवर्ष में बहुत सारी घाटियाँ हैं, बहुत सारी वैलियाँ हैं। आप लोगों ने सुन रखी होंगी। कुछ घाटियों के बारे में हम बता रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहली घाटी लिख रहे हैं कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी या कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच में ये कुल्लू घाटी है। घाटी दरअसल आने जाने के लिए रास्ते के रूप में प्रयोग की जाती थी। प्राचीन काल से हमारे देश में बहुत सारी घाटियाँ रही हैं, आज भी घाटियाँ हैं, आज भी उनका प्रयोग होता है। दिन पर दिन उसको मॉडिफाइड किया जाता है। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। दरअसल दो पर्वतों के बीच जो रास्ता होता है उसको हम घाटी कह देते हैं। कुल्लू घाटी लिख लिया। एक बड़ी चर्चित घाटी रही पिछले दिनों, गलवान घाटी, जानते हैं ना, लद्दाख में यानी JNK में। अब तो JNK अलग अलग हो गया है, JNK और लद्दाख अलग हो गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो हम लद्दाख लिख देते हैं। ठीक है, लद्दाख, गलवान घाटी लद्दाख में। ये कराकोरम रेंज व लद्दाख रेंज के बीच में है। कराकोरम और लद्दाख के बीच में गलवान घाटी आपकी आती है। अक्साई चीन में पड़ती है। ये गलवान घाटी अक्साई चीन इलाके में पड़ती है। ठीक है, तो ब्रैकेट में अक्साई चीन लिख दे रहे हैं। अक्साई चीन वो इलाका है जिसमें चाइना ने अननेसेसरी 1962 के बाद से कब्जा कर रखा है। तीसरा जो आपकी घाटी आती है वो आती है चुंबी घाटी। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट घाटी है चुंबी घाटी। अक्सर करके सवाल पूछे जाते हैं चुंबी घाटी से। चुंबी घाटी जो है ये आपके जेलपला एवं नाथुला दर्रा सिक्किम होते हुए, सिक्किम के लिए, सिक्किम से ये तिब्बत जाया करता था। तो चुंबी घाटी के रास्ते में जेलपला एवं नाथुला पड़ता है, जिससे हम सिक्किम से ल्हासा या तिब्बत की ओर जाते हैं। लिख सकते हो ब्रैकेट में, सिक्किम से तिब्बत। तो चुंबी घाटी सिक्किम राज्य में पड़ती है। जेलपला और नाथुला दर्रा इसी रास्ते पर है, यानी चुंबी घाटी होकर के ही जेलपला और नाथुला पास से जाया जाता था। चुंबी घाटी होकर के ये सिक्किम में है और सिक्किम से तिब्बत के बीच के रास्ते को जोड़ता है। तीसरी घाटी, चौथी घाटी जो है हमारी, 1 2 3 के बाद चौथी है शांत घाटी। शांत घाटी, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। केरल के पलक्कड़ ज़िले में है। केरल पलक्कड़ ज़िला, ये शांत घाटी कहलाती है। ठीक है, शांत घाटी के बाद हम लोग आ जाते हैं चौथी, पांचवी घाटी। मूर्खा कहीं कहीं लिखा गया, कहीं कहीं मरखा लिखा गया, आप मूर्खा ही लिख लो। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पे है? मूर्खा घाटी आपकी पड़ती है लद्दाख में ही, JNK में, लद्दाख में। लद्दाख में मूर्खा घाटी है। ठीक है, मूर्खा घाटी लद्दाख में ही है। अच्छा,
फिर उसके बाद आती है युथांग घाटी। युथांग घाटी ये भी सिक्किम में है। सिक्किम में युथांग घाटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको याद करने में परेशानी होगी। जब हम आईएएस का बैच लेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में आ जाती है। फिर आती है जुकू घाटी। जुकू घाटी ये कोहिमा में है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो कोहिमा नागालैंड में ये जुकू घाटी है। तो इस तरह से हमने आपको ये इम्पोर्टेंट इंडिया की 7 घाटी बताई। इसके अलावा जो है वो दर्रे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग दर्रे की डालते हैं, दर्रे समझ लेते हैं। ये सब माउंटेन वाले ही चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, माउंटेन के ही चैप्टर में आ जाएगा। अब इसमें आप दर्रों में दर्रा या पास, घाटी बड़ी चीज़ हो गई, दर्रा थोड़ा छोटा रास्ता हो गया, उस रास्ते का पर्टिकुलर रास्ते का नाम दर्रा। तो बहुत सारे दर्रे हैं हमारे यहाँ। नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में कुछ ज़्यादा दर्रे हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट में दर्रे हैं, और कुछ दर्रे, खास करके 3 दर्रे 4 दर्रे जो है दक्षिण भारत में भी हैं। तो हम सबसे पहले आपको कराकोरम दर्रा बताते हैं। कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा कराकोरम रेंज में ही है, कराकोरम माउंटेन में है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। ये दर्रे से जो है आप पीओके जो है, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके से यारकंद और खोतान जाने का मार्ग, ये चाइना का यारकंद खोतान, उधर की तरफ अगर आपको जाना है तो कराकोरम दर्रे से होकर के जा सकते हो। इसकी हाइट हम आपको बता दें, इसकी हाइट जो है भारत में सबसे ज़्यादा ऊंची हाइट मानी जाती है, और इसकी हाइट लिख लीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं, हाइट लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे ही ओरल कि ये सबसे ऊंचा है। 7780 से भी ज़्यादा ऊंचा है। 7780 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा दर्रा है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है कराकोरम। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कई दर्रे हैं। दरअसल बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे से पीर पंजाल श्रेणी में है। ये पीर पंजाल श्रेणी में है। ये जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता बनिहाल दर्रे से होकर के जाते हैं। फिर तीसरा जो दर्रा है जोजिला पास, जोजिला दर्रा, जोजिला पास, और ये जोजिला पास जस्कर श्रेणी में है, जस्कर श्रेणी में है, और इससे हम श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह ये रास्ता जाता है जोजिला पास। फिर नेक्स्ट दर्रा बुर्जिल दर्रा है, चौथा दर्रा बुर्जिल दर्रा, ये भी JNK में है। ठीक है, JNK में है।
और तो इसको भी J&K लिख लो, J&K। श्रीनगर से गिलगित, गिलगित मालूम है ना आपको, श्रीनगर से गिलगित, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है गिलगित, यहाँ जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये बुर्जिल दर्रा हो गया। ये हमने आपको जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे बताए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं J&K। अब J&K के बाद जो है वो आता है हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में लिख लेते हैं। इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। एक एक करके समझ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे समझ लिए, 4 इम्पोर्टेंट दर्रे। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा आप लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश में दरअसल जो दर्रे हैं वो दर्रे चाइना को ही जोड़ते हैं, चीन को ही जोड़ते हैं। यानी चीन जाने का जो रास्ता है वो हिमाचल प्रदेश से होकर के जाता है। तो चूँकि वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, 1-2 दर्रे ही इम्पोर्टेंट हैं उसमें से, इसमें शिपकीला है। शिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में पहला, शिपकीला। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से ये तिब्बत की ओर जाता है। शिमला टू तिब्बत भी कह सकते हो, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत लिख सकते हो, या लिख सकते हो शिमला से तिब्बत, शिमला से तिब्बत। ठीक है, शिमला से तिब्बत लिख सकते हो, शिपकीला। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से तिब्बत या शिमला से तिब्बत। ठीक है, पहाड़ी अगर लिखना चाहो तो जस्कर श्रेणी में स्थित है, जस्कर, जस्कर श्रेणी में। दूसरा शिपकीला के बाद रोहतांग दर्रा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दर्रे से आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट नदी निकल रही है, ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल, पीर पंजाल में रोहतांग दर्रा। कुल्लू, लाहौल, स्पीति, इन घाटियों को जोड़ता है ये। कुल्लू, लाहौल, स्पीति घाटियों को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा। और एक इम्पॉर्टेंट और बात है, मनाली टू लेह सड़क जाती है, मनाली टू लेह, मनाली से लेह तक की सड़क जाती है रोहतांग दर्रे से। तो ये
2 दर्रे हो गए और एक तीसरा दर्रा है वाड़ा लाचा दर्रा, वाड़ा या बाड़ा लाचा दर्रा। ये लेह से मंडी, लेह टू मंडी, हिमाचल प्रदेश में मंडी है और लेह तो लद्दाख का शहर है। तो वाड़ा लाचा दर्रा लेह से मंडी जाने का रास्ता जोड़ता है। ये 3 दर्रे मुख्य माने गए हैं हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड में सबसे पहले है दर्रा लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ ज़िले में है और इंडिया चाइना के बीच में पहला व्यापार पॉइंट है ये। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में और भारत व चीन के मध्य पहला व्यापारिक केंद्र यही था, लिपुलेख। ठीक है। कैलाश मानसरोवर जाने वाला रास्ता भी इसी से प्रयुक्त होता है, लिख सकते हो। कैलाश मानसरोवर यात्री जाते थे ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे। कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है लिपुलेख दर्रा। इसके बाद 2 दर्रे और इम्पोर्टेंट है, एक है नीति दर्रा और दूसरा है माना दर्रा। तो नीति दर्रा के बारे में पहले समझ लो। नीति दर्रा ये कुमायूं में है ना। कुमायूं, उत्तराखंड के 2 भाग है ना, गढ़वाल और कुमायूं। तो कुमायूं में है नीति दर्रा और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, सीधा सीधा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। इसी तरह से माना दर्रा है, माना दर्रा भी उत्तराखंड में है और ये कुमायूं में स्थित है, कुमायूं की पहाड़ियों में स्थित है। और अगर हाइट में देखा जाए तो माना दर्रा ज़्यादा ऊंचा है, 5611 मीटर की हाइट है, इसकी है 5320 मीटर की हाइट, ये कुमायूं दर्रा। और चूँकि ये ऐसा समझ लो, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ऐसे हो सकता है समझने में दिक्कत हो। ये स्थिति है। कराकोरम
फिर लद्दाख, लद्दाख में हमने आपको कौन सा बताया था दर्रा, जोजिला, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला बुर्जिल, ये ठीक है, और ये फिर उत्तराखंड आ जाता तो ये ठीक है, इस तरह से ये दर्रे हैं। फिर ये सिक्किम में दर्रा। अब हमने पहले आपको जम्मू कश्मीर बता दिया, उत्तराखंड बता दिया, अब हम आपको सिक्किम बताएंगे। सिक्किम में ये दर्रे हैं, ठीक है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में, और फिर ये मणिपुर में, अरुणाचल के बाद नागालैंड, मणिपुर, ये मणिपुर में तुजु दर्रा है ना, तुजु दर्रा जो भारत और म्यांमार के बीच में, अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं बाद में आपको। तो ये दर्रे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब ज़्यादातर दर्रे इसी इलाके में हैं, तो वो सब कहाँ जाएंगे? चाइना जाएंगे, चाइना यानी तिब्बत जाएंगे। ये इधर जा रहा है तिब्बत की ओर, और इधर अगर कोई है तो फिर ये पीओके में जाता है, क्योंकि इतना तो पीओके है ना, आपको मालूम है ना पीओके है ये वाला, और ये वाला इलाका अक्साई चीन कहलाता है, ये वाला इलाका। तो अब हम लोग 2 दर्रों के बारे में लिख चुके हैं, बल्कि 3 दर्रों के बारे में। एक हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में लिख चुके हैं, दूसरा हिमाचल प्रदेश के बारे में, तीसरा उत्तराखंड के बारे में। 3 दर्रों के बारे में, 3 राज्यों के बारे में लिख चुके हैं। अब हम लोग चौथे पे आ जाते हैं, सिक्किम में। तो सिक्किम में लिख लो, हमने आपको बताया है भी, घाटियों में जेलपला और नाथुला, ठीक है। सिक्किम में जेलपला और दूसरा नाथुला। चुंबी घाटी होते हुए, है ना, कहाँ जाता है रास्ता? ये जाता है तिब्बत की राजधानी ल्हासा, ल्हासा में ये जुड़ता है। नाथुला और जेलपला सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कह सकते हो, या सिक्किम से ल्हासा कह सकते हो। चुंबी घाटी हुए तो होते ल्हासा जाता है, तो भारत का ही हिस्सा है ये। इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश में सीधे। अरुणाचल प्रदेश में जब हम आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी हमको 2-3 दर्रे मिलते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में है बोमडीला, ऊपर लिख लेते हैं अरुणाचल। अरुणाचल कहाँ है? ये है अरुणाचल पूरा, ये देख लीजिए, ये पूरा इलाका अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश भी किससे जुड़ रहा है? ज़्यादातर चीन की सीमा से, और थोड़ा इस तरफ जो है वो म्यांमार की सीमा से। यहाँ तक वो चाइना से है जुड़ा हुआ, और यहाँ पर म्यांमार की सीमा से। तो इसके बीच में जो भी रास्ता होगा वो सब चीन जाएगा। तो पहला अरुणाचल में जो दर्रा है वो है बोमडीला, अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग, तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग, ठीक। एक लाइन बोमडीला की हो गई। दूसरा दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा। इस दर्रे से कहाँ जाते हैं हम? इस दर्रे से म्यांमार, यानी भारत व म्यांमार के बीच सीमा, व्यापार, परिवहन, जो भी व्यापार होता है, परिवहन होता है, आना जाना होता है, वो दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है उससे होकर के हम म्यांमार आ जा सकते हैं। फिर एक तीसरा दर्रा भी है, लिखा पानी दर्रा। ये पूछा जाता है, पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। लिखा पानी दर्रा, लिखा पानी दर्रा भी म्यांमार की तरफ जाता है, ठीक है। 4000 मीटर की हाइट है, म्यांमार को जोड़ता है, म्यांमार की ओर।
तो ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हुए। और हमने जैसे बताया कि मणिपुर में एक ही दर्रा है, तुजु दर्रा, तो वो तुजु दर्रा हो जाता है जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तो ये आपके दर्रे हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई समस्या हो रही है, तो आप हमको कमेंट्स लिख सकते हैं, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। हम आपके लिए हर समय अवेलेबल हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ये आपका दर्रे का चैप्टर हुआ नॉर्थ का। अभी दक्षिण भारत के दर्रे बाकी हैं। हम आपको दक्षिण भारत के भी दर्रे बता रहे हैं। दक्षिण भारत में भी खास करके पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं, जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट की तरफ के रास्तों से जोड़ते हैं। जैसे कि पहला दर्रा है थाल घाट, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में थाल घाट दर्रा, ये मुंबई को जोड़ता है दिल्ली से, सड़क और रेल मार्ग दोनों से। थाल घाट दर्रा मुंबई टू दिल्ली, सड़क और रेल दोनों, ठीक है। थाल घाट। फिर है भोर घाट। भोर घाट ये पुणे को बेलगांव, पुणे महाराष्ट्र में ही है, पुणे को बेलगांव कर्नाटक में है। पुणे को बेलगांव से सड़क व रेल, ठीक है। पुणे को बेलगांव से। थाल घाट, भोर घाट। तीसरा आता है पाल घाट दर्रा। ये नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच में है, ठीक है। आपको हम बता चुके हैं अन्नामलाई कहाँ, नीलगिरी कहाँ। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है पाल घाट। और ये कालीकट से त्रिचूर और कोयम्बटूर, कालीकट टू त्रिचूर टू कोयम्बटूर, ये रास्ता जुड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। एक जो है और है आपका, वो हम आपको बता रहे हैं, इसका नाम है शेनकोट गोप्पा। ये जो दर्रा है, ये तमिलनाडु पश्चिम घाट में ही स्थित है। और ये तमिलनाडु के मदुरई को केरल के कोट्टायम से जोड़ता है। तमिलनाडु के मदुरई को केरल के कोट्टायम से जोड़ने वाला ये दर्रा है। तो ये आपके दर्रे हमने आपको बताए। और इसी के साथ साथ पर्वतों और पहाड़ों, दर्रों और घाटियों का चैप्टर पूरा होता है। इसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, ये हमारा कहना है। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की ओर। और आज का ये टॉपिक जो है, ये है क्रम से हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें नोट्स भी बना रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि अब हम लोग जो है क्रम से चलते हुए आते हैं भारत की नदियों की ओर। तो भारत की नदियों की ओर थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम मैप बना देते हैं यहाँ पर, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
कुछ इस तरह का मैप इंडिया का बनता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझने की दृष्टि से आपके लिए अच्छा है। दरअसल ये बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है। तिब्बत का ये इलाका कैलाश मानसरोवर झील का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से बड़ी महान नदियाँ उद्गम होती हैं और इस तरह से बह कर के ऐसे आती हैं। ये जो रेड डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये है इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकल रही है और ये निकल करके इस तरह से आ रही है और यहाँ पर ये अक्साई चीन की तरफ से एंट्री मारती है इंडिया में और लेह होते हुए, लेह के किनारे से होते हुए ये पीओके और पीओके से फिर घूम करके इस तरफ और ऐसे पूरे पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अंत में अरब सागर में गिर जाती है। इंडस रिवर ये काफ़ी लंबी नदी है और आपको इसके बारे में बता दें कि इंडस जो नदी है इसकी द्रोणी या बेसिन जो है वो संसार में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ना अगर कहें तो कुछ बड़े बेसिनों में से एक बेसिन है इसका। ये 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका बेसिन है इंडस का। पहले हम आपको बताए देते हैं, फिर उसके बाद बता देते हैं, समझा देते हैं, फिर उसके बाद लिखा देते हैं। ठीक है, आप समझते चलो। हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। इंडस रिवर इस तरह से निकल करके जा रही है। उसके बाद इंडस के बाद झेलम नदी है, झेलम नदी यही कश्मीर से राक्षस ताल से, राक्षस झील के पास से निकल रही है और ये निकल करके ऐसे बह रही है और फिर सिंधु में मिल रही है। फिर चिनाब नदी है, चिनाब, रावी और व्यास, ये 3 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और निकल करके ये इस तरह से बहती हुए तो सिंधु हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, क्रम से हैं ये नदियाँ ऊपर। फिर रावी और व्यास। एक और नदी सतलज, फिर वो यहीं से निकलती है और ऐसे बहते हुए अंत में इंडस में मिलती है। तो ये सब सहायक नदियां हैं इंडस की। ये पूरा एरिया इंडस की ही बेसिन कहला रहा है, इंडस का ही द्रोणी कहला रहा है। ठीक है, सतलज है ये, सतलज, ये है सतलज नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती नहीं है इसमें। ठीक है, ये पंचनद का जल कहते हैं, पाती है ये सिंधु नदी। तो पंचनद यानी पंजाब, 5 नदियाँ जहाँ पर बहती हों। दरअसल सरस्वती की कहानी थोड़ी सी है लेकिन वो गायब हो गई। घग्गर ज़िले से निकलती है और हनुमानगढ़ के पास राजस्थान के ये लुप्त हो जाती है। हरियाणा के घग्गर में प्रकट होती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। तो माना ये जाता है कि ये है नदी, लेकिन ये वैदिक कालीन नदी थी, अब ये नहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो ये इंडस रिवर का सिस्टम हो गया पूरा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। इसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, हम आपको वो बाद में लिखाएंगे, समझाएंगे। तो ये हो गया सिंधु नदी का तंत्र। अब उसके बाद हम गंगा नदी तंत्र, जो दूसरा नदी तंत्र है हमारा, वो समझ लेते हैं। गंगा नदी तंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और ये सबसे बड़ा बेसिन भी है, काफ़ी बड़ा बेसिन है।
गंगा का, और यही नदी जो है गंगा नदी तंत्र में को हम माना जाता है कि हमारे देश का है ये। गंगा नदी दरअसल निकलती तो है उत्तराखंड से, गोमुख के पास से ये निकलती है गंगा नदी, और गोमुख के पास से निकल करके फिर ये ऐसे उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। लेकिन उसके भी पहले की कहानी है कि उसके ये दरअसल देवप्रयाग नाम का स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ पर ये गंगा नाम कहलाती है। इसके पहले ये बहुत सारी इसमें बहुत सारी ग्लेशियर या हिमनद मिलते रहते हैं, जिसमें मंदाकिनी है, अलकनंदा है, पिंडार है, बहुत सारी दूसरी नदियाँ हैं, वो सब मिलती रहती हैं। तो ये गोमुख में प्रकट होकर के गंगा आती है बाहर, और पहाड़ों में निकल करके ये आती है ऋषिकेश, फिर उसके बाद हरिद्वार पहली बार ऐसा स्थान जहाँ पे मैदान में आती है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से जैसे जैसे स्लोप है मुड़ जाती है, और मुड़ करके इस तरह से ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बिहार में प्रवाहित होती है, फिर बिहार में प्रवाहित होते बंगाल में प्रवेश करती है, और बंगाल में ये फरक्का नामक स्थान से ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है। फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में पहुंच जाती है, और फिर ये बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर इसकी एक छोटी सी ब्रांच जो है वो अलग होती है बंगाल में, और ये हुगली नदी है, यानी कि गंगा को बंगाल में हम हुगली के नाम से जानते हैं। गंगा में बहुत सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कुछ नदियां उत्तर दिशा से आकर मिलती हैं और कुछ नदियां दक्षिण दिशा से। लेकिन गंगा की सबसे इम्पोर्टेंट जो सहायक है वो है यमुना उत्तराखंड में ही बंदरपूंछ नामक स्थान से निकलती है, और बंदरपूंछ नामक स्थान से निकल करके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। जब ये इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में गंगा से मिलती है तो ये यमुना काफ़ी बड़ी नदी होती है, गंगा छोटी नदी होती है। कारण क्या है? यमुना में अन्य दूसरी नदियां भी आकर के मिलती रहती हैं। यमुना में दूसरी नदियां भी आकर के मिलती रहती हैं, जैसे कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इस तरह से बहुत सारी नदियां यमुना में मिल जाती हैं। जबकि गंगा में अभी तक कोई नदी नहीं मिली। गंगा में एक नदी केवल इलाहाबाद के पहले मिल रही है, और ये है कन्नौज में रामगंगा नदी। ठीक है, ये रामगंगा नदी, हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे। रामगंगा नदी मिल रही है। फिर उसके बाद गंगा में ये घाघरा अथवा सरयू नदी भी कह देते हैं, सरयू नदी या शारदा नदी कहते हैं। मेन है घाघरा की सहायक नदियों में या घाघरा के नाम में शारदा और सरयू भी मिल जाती हैं। फिर नेपाल की तरफ से आने वाली गंडक नदी, नेपाल की तरफ से आने वाली कोसी नदी, ये भी मिलती गंगा से। फिर उत्तराखंड इधर दार्जिलिंग पहाड़ से निकल के आने वाली महानंदा नदी, ये भी गंगा में मिलती है। ठीक है, इस दिशा से आने वाली एक सोन नदी जो है गंगा में मिल जाती है। दक्षिण दिशा से आने वाली सोन नदी मिलती है। फिर झारखंड से निकलने वाली दो स्थानीय नदियाँ, एक दामोदर नदी और एक स्वर्णरेखा नदी, ये भी मिलती हैं। तो देखो गंगा में बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं। गंगा में काफ़ी सारी नदियाँ इस तरह से मिल करके गंगा रिवर का पूरा एक बेसिन तैयार कर रही हैं। ठीक है, गंगा अपने मार्ग में 2525 किलोमीटर लंबी है, 2525 किलोमीटर तक गंगा लंबी है। ठीक है, इसको आप लोग समझें। फिर हम आगे और बता रहे हैं, अभी कहीं जाइएगा नहीं, मैं भी यहीं हूँ। तो ये आपका गंगा रिवर का सिस्टम हुआ। इसमें गंगा है, गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों के बारे में भी हमने आपको बताया। अब इसी को पहले पूरा कर देते हैं। ये हो गया सिंधु, ये हो गई गंगा। गंगा के बाद यहीं से कैलाश
की तरफ से ही एक और नदी ऐसे निकल करके बहती है, बड़ी ग्लेशियर है, बहती है और बह करके ऐसे जा रही होती, लेकिन फिर एकदम से इधर मुड़ जाती है। अब ये इधर से क्यों मुड़ जाती है? क्योंकि यहाँ पर एक मोड़ है बड़ा ज़बरदस्त, इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा ये माउंटेन है और ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे हाईएस्ट चोटी भी है। तो नामचा बरवा से ये रिवर मुड़ जाती है और इस रिवर का नाम क्या है? इसको हम लोग भारत में जानते हैं ब्रह्मपुत्रा। हम लोग भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको तिब्बत में हम सांगपू कहते हैं। सांगपू इस नदी में कहते हैं बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसलिए इसको भी सांगपू कहते हैं। खैर जो भी हो, ये नदी इस प्रकार से यहाँ पर बहती है और बह करके नामचा बरवा से ही अचानक दक्षिण की ओर यानी भारत की ओर मुड़ जाती है। भारत की ओर मुड़ते ही पहला स्टेट जो पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। फिर अरुणाचल के और आगे बढ़ने पर इस नदी में इस दिशा से आने वाली दो नदियां मिल जाती हैं, स्थानीय नदी हैं, मिल जाती हैं। यह है लोहित नदी और दिनांग नदी। लोहित नदी और दिनांग नदी। अब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि यहाँ से ये नदी असम में एंट्री करती है और असम में जैसे ही एंट्री करती है ये इस तरह से मुड़ते हुए ये यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा आइलैंड बनाती है। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो हम बड़ा सा थोड़ा बना देते हैं, अब हो सकता है आपको दिखाई पड़ रहा हो। ये दरअसल इस प्रकार से जो ऐसे बना है ये है माजुली, जिसको कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, नदी द्वीप माजुली। ये असम में है और ये विधानसभा क्षेत्र है और वर्तमान समय के जो सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये माजुली विधानसभा से ही चुन करके असम की असेंबली में पहुँचे हैं। ठीक है, तो ये माजुली में बनाती है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहते हुए पूरे असम को सींचते हुए, देखिए ये पूरे असम को सींचते हुए ये मेघालय के बॉर्डर से, यानी मेघालय और बांग्लादेश के बॉर्डर में, यानी मेघालय में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जा रही है, मेघालय को के सीमा से बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ये बांग्लादेश में आ जाती है। बांग्लादेश में जैसे ही एंट्री करती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र की बजाय जमुना हो जाता है। यहाँ पर इसको जमुना कहते हैं, ये बांग्लादेश, तो ये यहाँ पर जमुना कहला रही है। इसी तरह से गंगा नदी को भी हम बांग्लादेश में गंगा नहीं कह रहे हैं, पद्मा कह रहे हैं। जैसे ही ये प्रवेश की इसका नाम हो गया पद्मा। अब पद्मा और जमुना मिल गई यहाँ, कहते हैं ग्वाल्डहो के मैदान में मिलती हैं पद्मा और जमुना, और मिल करके ये दोनों नदियाँ हो जाती हैं मेघना। इसका नाम हो गया मेघना और मेघना मिल करके यहाँ पर गिर जाती है। गिरने के पहले ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। ये सुंदरवन का डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। सुंदरवन का जो डेल्टा है उसका 66% भाग बांग्लादेश में है और 33% हिस्सा जो है, 34% हिस्सा ये इंडिया में आता है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा सुंदरी के वृक्षों के कारण जाना जाता है। सुंदरी के वृक्ष मैंग्रोव टाइप की एक वनस्पति हैं। ये हम आपको वनस्पतियों का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। सुंदरी वृक्ष पानी के अंदर ही डेवलप होता है, इसलिए ये सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नदियों का हो गया।
यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियाँ हैं। धनश्री, मालश्री, बराक नदी इधर से मिलती है आकर के, फिर बराक नदी मिलती है आकर के इसमें ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। और तिस्ता नदी मिलती है आकर के, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं इसकी, ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ना है। तिस्ता नदी हमने बताया, बराक नदी बताया, और धनश्री बताया आपको, मालश्री बताया, और बहुत सारी नदियां हैं, छोटी छोटी सी नदियां इसमें मिलती रहती हैं, लेकिन मेन जो है वो यही है, इसी तरीके से चलता है। अब आते हैं हम इस तरफ, अरुणाचल प्रदेश की ये अरावली माउंटेन की तरफ। अरावली माउंटेन से एक नदी छोटी सी निकलती है और निकल करके ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये है लूनी नदी। इसको कहते हैं कि कोई नदी ऐसी होती है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, बीच रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी उनमें से एक है। ये अरावली से निकलती है। फिर साबरमती नदी निकलती है। साबरमती नदी निकल करके गुजरात को सींचते हुए अंत में खंभात की खाड़ी की तरफ आकर के गिर जाती है। ये साबरमती नदी है, ठीक है। फिर यहाँ से एक नदी ऐसे निकल करके इस तरह से बहते हुए इधर गिरती है। ये नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में ये बहते हुए आती है, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में गॉर्ज बनाते हुए ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकल रही है और निकल करके गुजरात की तरफ आकर के गिर रही है। इसी के नीचे, यानी कि सतपुड़ा के नीचे से एक नदी निकल रही है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से, और ये निकल करके इसी के समानांतर, यानी नर्मदा नदी के समानांतर बह रही है, और ये आकर के सूरत में गिर रही में। ये नदी है ताप्ती या तापी नदी। ताप्ती नदी और ऊपर वाली नर्मदा नदी, ठीक है। तो मध्य भारत की ये दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की तरफ आ रही हैं, यानी अरब सागर की तरफ आ रही हैं। ये दो नदियां ऐसी हैं जो उल्टी बह रही हैं। साबरमती नदी भी मान रहे हैं हम, क्योंकि ये कुछ एक नदियां ही ऐसी है। अगर हम इंडिया का टोटल अपवाह सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम देखें तो लगभग 77% जो अपवाह है, ड्रेनेज है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। 23% ड्रेनेज ही केवल अरेबियन सी की तरफ आता है। यानी भारत में नदियां कहीं से भी निकलें वो जाएंगी बंगाल की खाड़ी की तरफ। कुछ ही नदी ऐसी हैं, 23% मात्र ऐसी नदियां हैं भारत की जो अरेबियन सी की तरफ आती हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल पश्चिमी घाट का भी है। उत्तर भारत में तो स्लोप इस तरफ है, लेकिन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जब हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि पश्चिमी घाट ऊंचा है और पूर्वी घाट नीचा है। पश्चिमी घाट के ऊंचा होने से जो भी नदियां निकलती हैं वो पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्वी घाट की तरफ फ्लो करती हैं और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसलिए माना जाता है कि 77% हमारा अपवाह जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ निकलता है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट हुआ कि अरब सागर की तरफ जो जाने वाली नदी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। अब हम लोग और नीचे आते हैं, लेकिन नीचे हैं इसके पहले इधर ही थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया था अमरकंटक नाम की जगह है, अभी हमने बताया था, और अमरकंटक से कुछ नदियाँ इम्पॉर्टेंट निकलती हैं। जैसे कि हमने बताया था कि सोन नदी, देखो ये निकल करके ये इस तरह से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और पटना के पास ये गंगा से मिल जाती है। उसके बाद अमरकंटक से एक और रिवर निकलती है और निकल करके इस दिशा में ऐसे दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ में निकल करके बहती है और बह करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का नाम है महानदी। ये है सोन नदी। तो अमरकंटक से दो महान नदी निकल रही हैं, और तीसरी नदी आपको हमने बताया कि नर्मदा नदी का भी उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी है, और ये यहाँ से निकल करके ऐसे बह रही हैं।
तो 3 महान नदियां जो हैं वो मध्य भारत से निकल रही हैं और 3 दिशाओं की तरफ जा रही हैं। अब इसके बाद हम और नीचे आते हैं तो हमने जैसा कि बताया आपको पहले ही कि पश्चिमी घाट ऊंचा है, पूर्वी घाट नीचा है। तो पश्चिमी घाट ये कोस्टल लाइन, समुद्र के किनारे किनारे पूरा ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। हमने आपको बताया था, जब हमने आपको माउंटेन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कच्छ से लेकर के दमन तक काठियावाड़ तट बताया था। गुजरात का समुद्र का जो भी किनारा है वो सब काठियावाड़ तट के किनारे है। चाहे सूरत हो, चाहे वो आपका कोई दूसरा शहर हो, ठीक है, द्वारका हो, ये सब जो है काठियावाड़ तट के किनारे हैं। और दमन से लेकर के गोवा तक को हमने आपको बताया था कि ये कोंकण तट है। अब इसी के बीच में यानी उत्तरी सह्याद्री की तरफ से नदी निकल रही है। कौन सी? नासिक के पास से त्रयंबक पहाड़ी से नदी निकल रही है, गोदावरी। गोदावरी नदी निकल करके इस दिशा में बह रही है। किधर? आप देखते जाइए, नीचे की तरफ आ रही है तो दक्षिण आ रही है तो पूर्व, तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहते हुए ये अंत में बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ये नदी है गोदावरी नदी, जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा है ये गोदावरी नदी। जो स्थान गंगा का उत्तर भारत में है वही स्थान दक्षिण भारत में गोदावरी नदी का है। तो नासिक के पास त्रयंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। इसकी सहायक भी कुछ नदियां हैं, ठीक है, इसकी भी सहायक नदियां हैं कुछ। भीमा नदी, कोयना नदी, मंजीरा नदी वगैरह वगैरह, इसकी सब सहायक नदियां हैं। अच्छा, इसके बाद और हम नीचे बढ़ते हैं, और नीचे जब हम आते हैं तो हमको महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की एक जगह मिलती। महाबलेश्वर से एक नदी और उद्गम होती है और निकल करके वो भी इसी दिशा में बहते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। ये नदी है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल करके बंगाल की खाड़ी की तरफ। कृष्णा नदी के साथ एक उसकी सहायक नदी मिल रही है और ये नदी है, ये यहाँ पर मिल गई तुंगभद्रा नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये। हमने, आप कहोगे कि दक्षिण भारत की और किसी सहायक नदी का नाम नहीं लिया आपने सर, तुंगभद्रा का नाम क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र है ये बड़ा उपजाऊ है। इसको हम कहते थे प्राचीन काल में या मध्यकाल में रायचूर दोआब। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्योंकि देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी हिस्ट्री है और हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस है। तमाम सारे सब्जेक्ट सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। तो जैसे कि कृष्णा हमने बताया, तुंगभद्रा बताया, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर दोआब। अब रायचूर दोआब का ऐतिहासिक महत्व तो समझ लीजिए कि रायचूर दोआब के कारण ही विजयनगर और बहमनी राज्य में शत्रुता थी। ये बहुत उपजाऊ था। विजयनगर राज्य की जो पराजय हुई है अंत में, लास्ट में 1565 में राक्षसी तंगड़ी का जो युद्ध हुआ, तालीकोटी का युद्ध हुआ, बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ, वो इसी के कारण हुआ।